साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2022 के लिए जो मुख्य परीक्षा होनी है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स देख रहे हैं जो कि आपके जीएस के जो चारों प्रश्न पत्र होते हैं उनसे संबंधित हैं। और ये टॉपिक जो है ये आपका क्रॉनिकल सितंबर 2022 का जो अंक प्रकाशित हुआ है उसमें 100 टॉपिक्स दिए गए हैं, महत्वपूर्ण हैं। इन 100 टॉपिक्स को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग जीएस पेपर 1 से संबंधित जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसके 2 टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक है भारत में बढ़ता वायु प्रदूषण, समस्या एवं समाधान। तो देखिए, वायु प्रदूषण का संबंध जो है वातावरण में ऐसे पदार्थों की उपस्थिति से है जो मनुष्यों तथा अन्य जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। वायु प्रदूषक कई प्रकार के होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे कि अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। के साथ साथ पार्टिकुलेट अर्थात कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो तथा जैविक अणुओं को शामिल किया जाता है। भारत में वायु प्रदूषण की यदि स्थिति की बात करें तो WHO के अनुसार विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से शीर्ष पर 14 भारतीय शहरों के नाम देखने को मिलते हैं। इनमें कानपुर, फरीदाबाद, वाराणसी, दिल्ली आदि शामिल हैं। जून 2022 में जारी किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया है, इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के तहत वायु गुणवत्ता के मामले में 180 देशों में भारत को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त देश के उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भाग में स्थित शहरों की वायु गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर है। वर्ष 2018 तथा 2019 में भारतीय शहरों की वायु गुणवत्ता में पहले की तुलना में सुधार देखा गया है। इसके अतिरिक्त भारत में जो वायु प्रदूषण के जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो क्या हैं? परिवहन साधन, बायोमास दहन, बिजली उत्पादन, उद्योग तथा निर्माण गतिविधियां तथा सामान्य एवं कृषि अपशिष्ट दहन वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में। तो वायु प्रदूषण से मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। त्वचा तथा स्वास्थ्य संबंधी एलर्जी में वृद्धि होती था। अनेक बार वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की मौत भी हो जाती है। दूसरा, इससे जलवायु परिवर्तन, ओजोन रिक्तीकरण तथा आवास क्षरण जैसे नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों में वृद्धि होती है, जिससे जीवित जीवों एवं खाद्यान्न फसलों को व्यापक नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त तीसरा पॉइंट, वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक माना जाता है या कारण माना जाता है। अम्लीय वर्षा जो होती है ये भवन एवं अन्य अवसंरचनाओं की जीवन अवधि को कम करती है। जलीय प्रदूषण में वृद्धि का प्रभाव, चूँकि वायु प्रदूषण से ही जलीय प्रदूषण भी जुड़ा होता है, तो जलीय प्रदूषण में वृद्धि का प्रभाव कृषि एवं मत्स्य उत्पादन जैसी गतिविधियों पर पड़ता है। समाधान क्या है इसका? देखिए, वर्तमान समय में यांत्रिक संग्राहक, मैकेनिकल कलेक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर्स तथा पार्टिकुलेट स्क्रबर्स के रूप में अनेक ऐसे यंत्र उपलब्ध हैं जो पार्टिकुलेट मैटर कण प्रदूषण को कम करने में सहायता करते हैं। शहरी तथा भीड़भाड़ वाले इलाकों में इन्हें स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा, 2006 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को प्रतिवर्ष लगभग 15% तक कम करना है। विभिन्न देशों को अपनी नीतियों का निर्माण करते समय इन दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, भारत में वायु प्रदूषण के स्तर का पता लगाने के लिए वर्ष 2014 में एक नंबर, एक रंग, एक विवरण, 1 नंबर, 1 कलर, 1 डिस्क्रिप्शन जैसी विशेषताओं के साथ राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का आरंभ किया गया था। इसके आधार पर कोई भी आम नागरिक अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर को जान सकता है। इस प्रकार के गुणवत्ता सूचकांक स्थानीय स्तर पर विकसित किए जाने चाहिए। चौथा पॉइंट, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इसके दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता में वृद्धि करने के साथ साथ ऊर्जा के हरित साधनों के प्रयोग को बढ़ाने, शहरी क्षेत्रों में सरकारी परिवहन के उपयोग में वृद्धि तथा भोजन पकाने एवं अन्य घरेलू कार्यों में गैस चूल्हों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है मेघ प्रस्फुटन, क्लाउड बर्स्ट, उत्पत्ति तथा प्रभाव। देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र में सीमित अवधि में तीव्र वर्षा की घटना का संबंध मेघ प्रस्फुटन, क्लाउड बर्स्ट से होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार जब लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिलीमीटर या अथवा 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे से अधिक अप्रत्याशित वर्षा होती है तो यह घटना मेघ प्रस्फुटन के रूप में जानी जाती है।
उपर्युक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि मेघ प्रस्फुटन की सभी घटनाओं में सीमित क्षेत्र का होना तथा कम समय में तीव्र वर्षा होना, ये इसकी दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती हैं। किंतु तीव्र वर्षा वाली सभी घटनाएं यदि उपर्युक्त मानदंडों पर सटीक नहीं बैठती हैं तो उन्हें मेघ प्रस्फुटन की परिभाषा के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए, निम्न तापमान तथा हवाओं की कम गति की स्थिति में जब सापेक्षिक आर्द्रता एवं बादलों की सघनता अधिकतम स्तर पर होती है तो बादलों में सघनन की प्रक्रिया तेजी से आरंभ हो जाती है। यह स्थिति मेघ प्रस्फुटन मानी जाती है। मेघ प्रस्फुटन की घटनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में ही अधिक क्यों होती हैं? इसके कारणों की बात करें तो पहला, मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों की सघनता अधिक देखने को मिलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में घने बादलों को अक्सर एक सीमित ऊंचाई पर देखा जा सकता है। दूसरा, इन क्षेत्रों में वर्षावाहक अर्थात जो पर्वतीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में वर्षावाहक आर्द्रता से संतृप्त बादल गर्म हवा के ऊपरी प्रभाव के कारण वर्षा नहीं करते हैं। कुछ समय बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि इन बादलों में सघनन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और संतृप्त बादल अपना संपूर्ण जल एक निश्चित क्षेत्र में ही विसर्जित कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, पवनों के ऊपरगामी संचालन के कारण, जैसे मतलब पवन ऊपर की तरफ जब बहती है तो ऊपरगामी संचालन के कारण वर्षा जल की बूंदों का आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि वो भी ऊपर जाएंगे और तो उनका सघनन और ज़्यादा होता जाएगा। इसकी वजह से वो उनकी बूंदों का आकार बढ़ता जाता है। भारी एवं बड़ी बूंदें अत्यधिक वेग के साथ गिरने पर त्वरित बाढ़ जैसी स्थितियों को उत्पन्न करती हैं। इसका प्रभाव क्या है? तो देखिए, भारत में अमरनाथ जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से नियमित अंतराल पर मेघ प्रस्फुटन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अभी कुछ समय पहले ही अमरनाथ यात्रा के दौरान ऐसी ही दुर्घटना हुई है। यह क्षेत्र तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है तथा प्राकृतिक आपदा के कारण पर्यटन गतिविधियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में मेघ प्रस्फुटन की तीव्रता अत्यधिक होती है, अतः ऐसी घटनाओं में पहले से बचाव कार्यों का संचालन संभव नहीं होता, क्योंकि यह अप्रत्याशित तौर पर होता है। तीसरा, बादल के फटने से आसपास के क्षेत्रों को बृहद स्तर पर बाढ़ का सामना करना पड़ता है। सीमित समय में तीव्र बाढ़ की स्थिति से जनजीवन के साथ साथ कृषि तथा औद्योगिक गतिविधियां नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने दो टॉपिक को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।